Hello everyone, welcome to my channel Psycho Study. I am Nishu Rawal and in this channel you will get the informative and comprehensive videos of psychology honor courses of IGNOU and I hope that you will like the content. So before jumping to the video, don't forget to subscribe to my channel and hit the bell icon. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो इस वीडियो में हम बीपीएससी 11107 की यूनिट 11 को कंटिन्यू करेंगे, इसके सेकंड पार्ट को। ग्रुप प्रोसेसेस। फर्स्ट पार्ट में हमने ग्रुप्स क्या होते हैं, क्या इसकी डेफिनेशन होती है वो हमने पढ़ा था, टाइप्स ऑफ ग्रुप्स पढ़ा था और क्या कंपोनेंट्स होते हैं ग्रुप के, वे सब हमने कवर कर लिया था। इस पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे कि क्या स्टेजेस होते हैं ग्रुप फॉर्मेशन की, ठीक है, ग्रुप फॉर्म कैसे होता है, ग्रुप की इफेक्टिवनेस क्या होती है, ग्रुप प्रोसेसेस क्या है, ये सब हम लोग पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं ग्रुप फॉर्मेशन से। स्टेजेस ऑफ ग्रुप फॉर्मेशन कि क्या स्टेजेस होते हैं, क्या फेजेस आते हैं इस जब ग्रुप फॉर्म होता है, ठीक है, ग्रुप जब बनता है। तो टोटल 5 स्टेजेस है जो हमें पढ़नी है। तो फर्स्ट स्टेज है फॉर्मिंग। मेंबर्स मीट फॉर द फर्स्ट टाइम एंड आर लाइक अ क्राउड, कि जब मेंबर्स फर्स्ट टाइम मिलते हैं उनको नहीं पता होता कि उनका कॉमन गोल क्या है, कॉमन पर्पस क्या है, उन्हें कुछ नहीं पता होता क्या प्रोसीजर है, क्या गोल्स हैं। तो वो एक क्राउड की तरह होते हैं जो एक साथ इकट्ठा होते हैं। यानी फर्स्ट टाइम जब जो है मेंबर्स मिलते हैं एक दूसरे से, वो फॉर्मिंग स्टेज होती है। देर इज़ अनसर्टेनिटी अबाउट ग्रुप्स पर्पस, गोल्स एंड प्रोसीजर्स, कि उन्हें कुछ नहीं पता होता कि क्या होने वाला है, क्या उनका पर्पस है। कि अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन है उसमें बहुत सारे लोग इकट्ठा हुए हैं किसी ग्रुप प्रोजेक्ट के लिए, तो उन्हें ये नहीं पता कि ग्रुप प्रोजेक्ट क्या है, ठीक है, क्या उनका काम है, क्या उनके रोल्स होंगे, उन्हें किसी चीज़ के बारे में कुछ नहीं पता। तो वो एक तरीके से क्राउड की तरह होती है। तो वो फर्स्ट स्टेज होती है फॉर्मिंग स्टेज। सेकेंड स्टेज होती है स्टॉर्मिंग। स्टॉर्मिंग क्या है? कन्फ्लिक्ट्स अराइज अबाउट रोल्स, स्टेटस एंड मेथड्स टू अचीव गोल्स। स्टॉर्मिंग मतलब ब्रेन स्टॉर्मिंग जैसे कि यहाँ पर सब लोग डिसाइड कर रहे होते हैं, कन्फ्लिक्ट्स अराइज होते हैं इस टाइम पर कि किसका क्या रोल होगा, कौन लीडर बनेगा, कौन सबॉर्डिनेट्स होंगे, ठीक है, कौन क्या काम करेगा, किसका क्या स्टेटस है, क्या किस तरीके से गोल अचीव करा जाएगा, क्या प्रोसेस होगी, मेथड्स वगैरह, इन सब के बारे में बातें हो रही होती हैं, डिस्कशन चल रहा होता है, ब्रेन स्टॉर्मिंग हो रही होती है। तो ये सेकंड स्टेज होती है स्टॉर्मिंग स्टेज। बाय द एंड ऑफ दिस स्टेज अ हायरार्की एंड सम क्लैरिटी डेवलप। और जब ये स्टेज की एंडिंग हो रही होती है तो काफ़ी क्लैरिटी हमें मिल जाती है कि किसका क्या रोल होगा, क्या हायरार्की है, कौन किसके क्या रोल्स हैं जो किसी पर्सन को प्ले करने हैं, तो वो चीज़ें समझ में आ जाती है। तो फॉर्मिंग हो जाती है, फिर स्टॉर्मिंग हो जाती है, थर्ड स्टेज आती है नॉर्मिंग। नॉर्मिंग क्या है? नॉर्म्स को डेवलप करना, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को डेवलप करना, कि किसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होंगी, वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है डिस्ट्रीब्यूट करनी है, डिवाइड करनी है सभी टीम मेंबर्स में से, ग्रुप मेंबर्स के लिए, और नॉर्म्स को जो है इस्टेब्लिश करना है। द ग्रुप गेन्स अ क्लियर आइडेंटिटी एंड मेजर्स प्रोग्रेस। और इसके थ्रू क्या होगा कि सबको क्लैरिटी मिल जाती है स्टेज में कि किसके क्या काम है, किसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, किसको क्या करना है और क्या नहीं करना, और जो हम प्रोग्रेस को इसके थ्रू मेजर कर सकते हैं कि हम कहाँ तक पहुँचे। फोर्थ स्टेज आ जाती है परफॉर्मिंग। परफॉर्मिंग कि हमने सारी चीज़ें डिसाइड कर ली हैं, सब लोग एक दूसरे को जानने लगे हैं, हमने डिसाइड कर लिया किसका क्या रोल होगा, क्या स्टेटस होगा, ठीक है, नॉर्म्स सारे डेवलप हो चुके हैं। फोर्थ स्टेज में हम लोग क्या करेंगे कि अपने गोल्स को अचीव करने के लिए परफॉर्मेंस अपनी स्टार्ट कर देंगे, अपना काम स्टार्ट करेंगे। ये फंक्शनल स्टेज होती है जिसमें हम टास्क कर रहे होते हैं। लास्ट स्टेज आ जाती है एडजर्निंग। इसमें क्या होता है? सम ग्रुप्स डिसबैंड आफ्टर अचीविंग देयर पर्पस, कि कुछ ऐसे ग्रुप्स होते हैं जिनका काम क्या होता है कि उनको किसी पर्टिकुलर टास्क के लिए इकट्ठा करा होता है। जब वो जिस दिन वो टास्क पूरा हो जाता है उसके बाद वो ग्रुप खत्म हो जाता है, ठीक है। जैसे कोई एक पर्टिकुलर कंपनी में कोई एक काम था, ठीक है, कोई एक प्रोजेक्ट था जिसे कंप्लीट करना था, उसके लिए कोई एक नया ग्रुप बनाया गया था। जिस दिन वो प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया तो वो ग्रुप क्या हो गया? डिसबैंड, यानी कि खत्म हो गया। अ कमेटी डिसबैंड्स आफ्टर कंप्लीटिंग इट्स टास्क, की कोई कमेटी बनाई गई थी, एक ग्रुप बनाया गया था किसी टास्क को अचीव करने के लिए। जिस दिन वो अचीव हुआ वो ग्रुप को खत्म कर दिया गया। लेकिन कुछ ऐसे ग्रुप्स होते हैं जो लाइफ टाइम चलते रहते हैं, कि आपके फ्रेंड्स के साथ जो आपका ग्रुप है, ठीक है, आपका अगर आपकी फैमिली एक आपका ग्रुप है तो वो कभी खत्म नहीं होता, तो वो चलता रहता है। बट कुछ ग्रुप्स होते हैं जो खत्म हो जाते हैं। तो ये 5 स्टेजेस होती हैं ग्रुप फॉर्मेशन की। शुरुआत में ग्रुप क्या है? एक क्राउड की तरह होते हैं मेंबर्स, ठीक है, एक दूसरे को कुछ जानते नहीं है, ग्रुप के बारे में कुछ नहीं पता होता, गोल्स के बारे में कुछ नहीं पता होता। फिर सेकंड स्टेज में हम लोग डिसाइड करते हैं किसके क्या रोल्स और स्टेटस होंगे। थर्ड स्टेज में हम लोग रूल्स बनाते हैं। फोर्थ स्टेज में अपना काम एग्जीक्यूट कर देते हैं, परफॉर्मेंस स्टार्ट हो जाती है, फुली फंक्शनिंग स्टेज होती है ये। और लास्ट स्टेज में जब टास्क अगर अचीव हो गया है तो ग्रुप खत्म हो जाता है, या फिर कुछ ग्रुप्स चलते रहते हैं। और इसमें काफ़ी स्टेजेस में क्या है, यहाँ पर अलग अलग तरीके के ग्रुप्स हमने पढ़े थे फर्स्ट पार्ट में। तो अलग अलग तरीके के ग्रुप्स होते हैं, कहीं में रूल्स असाइन करे जाते हैं, कहीं में सबको पहले से पता होता है किसका क्या रोल है। तो इसमें काफ़ी फ्लेक्सिबिलिटी रहती है हमेशा से, ठीक है। कुछ ग्रुप्स में कुछ स्टेजेस स्किप कर दी जाती हैं, कुछ स्टेजेस जैसे एडजॉर्निंग जो लास्ट स्टेज है वो हर ग्रुप में नहीं होती है ना, तो कुछ स्टेजेस स्किप हो जाती हैं कुछ। बट ये जो है एक ओवरऑल फ्रेमवर्क है, स्टेजेस हैं जो मोस्टली ग्रुप्स में किया जाता है, फॉर्मल ग्रुप्स में होता है। तो ये थी स्टेजेस ऑफ ग्रुप फॉर्मेशन। अब नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है ग्रुप इफेक्टिवनेस। ग्रुप इफेक्टिवनेस क्या है? ग्रुप इफेक्टिवनेस इज़ अबाउट हाउ वेल अ ग्रुप अचीव्स इट्स गोल्स एंड मीट्स द नीड्स ऑफ इट्स मेंबर्स। तो ग्रुप इफेक्टिवनेस क्या है कि ग्रुप इफेक्टिवनेस का मतलब है कि कितनी अच्छी तरीके से हमारे ग्रुप ने जो गोल बनाया था,
हमने उसे अचीव करा है नहीं करा है, और जो ग्रुप के मेंबर्स हैं उनकी नीड्स फुलफिल हुई हैं या फिर नहीं हुई है, उसे हम ग्रुप इफेक्टिवनेस बोलते हैं। अब इस इफेक्टिवनेस का क्राइटेरिया क्या है, ठीक है, कैसे हम डिसाइड करेंगे कि इफेक्टिवनेस क्या होती है। तो क्राइटेरिया क्या है इफेक्टिवनेस का, अचीविंग प्रोडक्टिविटी गोल, कि जो हमने गोल्स बनाए थे, ठीक है, वो प्रोडक्टिविटी गोल्स हमारे अचीव हुए हैं, एक ये क्राइटेरिया। सेकंड है अडेप्टिंग टू चेंजेस, कि हमने जो चेंजेस थे हमने चेंजेस को अडेप्ट कर लिया है, ये हमारा सेकंड क्राइटेरिया हो सकता है। जो भी ग्रुप के मेंबर्स हैं सबकी अपनी पर्सनल नीड्स फुलफिल होनी चाहिए, उनको सेटिस्फेक्शन मिलनी चाहिए, स्टेटस को लेकर के, पावर को लेकर के, कम्युनिकेशन, कोऑपरेशन, एक्म्प्लिशमेंट, सबकी जो भी नीड्स हैं, ठीक है, वो सारी पर्सनल नीड्स भी सेटिस्फाई होनी चाहिए, तब हम कह सकते हैं कि हाँ हमारा ग्रुप क्या है वो इफेक्टिव रहा, ग्रुप बनाना इफेक्टिव रहा। तो ये 3 क्राइटेरिया इसमें बताएं। कुछ स्पेसिफिक क्राइटेरिया होता है, स्पेसिफिक क्राइटेरिया का मतलब है कि हर ग्रुप का अपना कुछ अलग, इतने अलग अलग टाइप के ग्रुप्स होते हैं तो सबका अलग कुछ क्राइटेरिया हो सकता है, कि मान लो कोई एक स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन है तो उन्होंने अपने ग्रुप के लिए कुछ अलग इफेक्टिवनेस क्राइटेरिया बनाए हो, कि अच्छा अगर हमारे ग्रुप ने 100 सेल्स एक वीक में कर ली तो हमारा ग्रुप इफेक्टिवनेस माना जाएगा। कोई दूसरा हो सकता है, कोई दूसरी कंपनी उन्होंने अगर हफ्ते में 10 सेल्स करी तो वो अपने ग्रुप को इफेक्टिवनेस मान रहे हैं। तो सबकी डिफरेंट ग्रुप्स, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस के कुछ स्पेसिफिक क्राइटेरिया हो सकते हैं इफेक्टिवनेस के लिए। तो ये जनरल क्राइटेरिया था जो हमने सबसे पहले पढ़े, और कुछ स्पेसिफिक क्राइटेरियाज हर ग्रुप के अलग हो सकते हैं जो उन्होंने बनाए हों। थर्ड है कुछ इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर जो इफेक्टिवनेस को इन्फ्लुएंस करते हैं, ठीक है, उस पर प्रभाव डालते हैं, जैसे हमारे ग्रुप का एनवायरनमेंट, सोशियो कल्चरल, टेक्नोलॉजिकल, ये जो एनवायरनमेंट है वो इन्फ्लुएंस करता है हमारी जो इफेक्टिवनेस है ग्रुप की इफेक्टिवनेस को। हमारे ग्रुप के टास्क और लाइफ स्पैन, कि हमने सिर्फ ग्रुप जो है कुछ महीनों के लिए बनाया था, किसी एक स्पेसिफिक टास्क के लिए बनाया था, किस चीज़ के लिए बनाया था, तो वो भी इन्फ्लुएंस करता है। इंटरनल डायनामिक्स ऑफ ग्रुप, जो हमारे ग्रुप के इंटरनल डायनामिक्स है, कि हमारे ग्रुप के अंदर सब मेंबर्स के बीच में आपस में कैसी बातचीत है, ठीक है, किस तरीके से उनके बीच में कोई लड़ाई झगड़ा है या नहीं, तो जो इंटरनल डायनामिक्स होते हैं वो भी इन्फ्लुएंस करते हैं फैक्टर्स को। अगर ग्रुप के सभी मेंबर्स एक दूसरे से बहुत ज़्यादा रिलेटेड हैं, एक दूसरे को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, एक दूसरे से कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है, तो इतनी ज़्यादा तो हमारे ग्रुप की इफेक्टिवनेस और इंक्रीज़ हो सकती है। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं इफेक्टिवनेस को। अब है इनपुट प्रोसेस आउटपुट मॉडल। ये मॉडल क्या बोलता है, देखो इसमें एक इनपुट होता है, प्रोसेस होती है, फिर आउटपुट आता है। इनपुट क्या हो गया, हमारे मेंबर्स, टास्क्स, टूल्स, जो भी टेक्नोलॉजी हमने यूज़ करी है, टाइम, पैसा वगैरह, ये सारी रिसोर्सेज क्या हो गए, इनपुट जो हमने लगाए होते हैं, ठीक है, अपने ग्रुप के टास्क के लिए। सेकंड स्टेज आती है प्रोसेस की, प्रोसेस जिसमें कि काम हो रहा होता है, ठीक है, जो मेंबर्स एक दूसरे से इंटरेक्ट कर रहे होते हैं, अपना काम कर रहे होते हैं, अपनी जो भी उनको रोल्स दिए गए हैं, जो भी उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उसको फुलफिल कर रहे होते हैं, वो हो गई प्रोसेस। लास्ट स्टेज क्या आती है, आउटपुट, कि हमने कुछ इनपुट डाला था, उसकी प्रोसेस करी थी, फिर लास्ट में हमें आउटपुट क्या मिलता है, जो हमारी ग्रुप की सक्सेस है वो हमारा आउटपुट है। तो ये मॉडल यूज़ करा जाता है। लास्ट इसमें पॉइंट है ग्रुप इफेक्टिवनेस में, कॉम्पिटेंस एंड डाइवर्सिटी। कॉम्पिटेंस एंड डाइवर्सिटी क्या है, ग्रुप विद कॉम्पिटेंट एंड मोटिवेटेड मेंबर्स आर मोर इफेक्टिव। जिस ग्रुप के मेंबर्स बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव होते हैं, ठीक है, जिनमें आगे बढ़ने की क्षमता होती है, या फिर जो बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड होते हैं, वो ग्रुप ज़्यादा इफेक्टिव होता है। फंक्शनली डाइवर्स ग्रुप्स आर हैव मोर आइडियाज़ एंड क्रिएटिव सोल्यूशंस। डाइवर्सिटी यानी कि अलग अलग कल्चर या फिर अलग अलग पर्सपेक्टिव के जब लोग इकट्ठा होते हैं, कि जिस ग्रुप में डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा हो, कि मेल्स भी हैं, फीमेल्स भी हैं, अलग अलग कल्चर के लोग हैं, तो वो ग्रुप क्या है, ज़्यादा डाइवर्स होता है, तो वो ज़्यादा क्रिएटिव सोल्यूशंस उसमें आते हैं, तो वो ग्रुप भी ज़्यादा क्या है, इफेक्टिव हो सकता है। मेंबर्स विद एक्सपर्टीज़ इन वेरियस फील्ड्स कैन ब्रिंग टुगेदर ओल्ड आइडियाज़ इन न्यू वेज। कि जो मेंबर्स हैं अलग अलग फील्ड की एक्सपर्टीज़ है, जिनके पास, जिनको टेक्नोलॉजी का, ह्यूमन रिसोर्सेज का, गैजेट्स का, ठीक है, कल्चर्स के बारे में जिनको ज़्यादा पता है, तो अलग अलग फील्ड के जब मेंबर्स आते हैं तो वो ओल्ड आइडियाज़ को नई तरीके से कैसे यूज़ करना है वो बता सकते हैं, ठीक है, एक नया पर्सपेक्टिव मिलता है। तो ऐसे ग्रुप्स में जिसमें कॉम्पिटेंसी ज़्यादा हो, मेंबर्स में डाइवर्सिटी ज़्यादा हो, जिस ग्रुप में अलग अलग फील्ड के लोग हो जिस ग्रुप में, तो वो भी उस ग्रुप की इफेक्टिवनेस और ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाती है। तो ये हमने पढ़ा ग्रुप इफेक्टिवनेस के बारे में, क्या क्राइटेरिया होता है ग्रुप इफेक्टिवनेस का, कुछ स्पेसिफिक क्राइटेरिया हर ग्रुप अपने लिए बना रहा होता है, कुछ फैक्टर्स होते हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं इस इफेक्टिवनेस को, इनपुट प्रोसेस आउटपुट मॉडल यूज़ करा जाता है, और कॉम्पिटेंसी और डाइवर्सिटी भी इन्फ्लुएंस करती है ग्रुप इफेक्टिवनेस को। अब नेक्स्ट इसमें जो हमारा टॉपिक आ जाता है वो है ग्रुप प्रोसेसेस, ठीक है। ग्रुप की प्रोसेसेस के बारे में हम पढ़ेंगे, जो कि ग्रुप के अंदर, ठीक है, जो इंडिविजुअल बिहेवियर है वो किस तरीके से इन्फ्लुएंस करता है पूरी प्रोसेस को। इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रुप्स, पीपल एक्ट डिफरेंटली इन द प्रेजेंस ऑफ अदर्स कंपेयर टू व्हेन दे आर अलोन। कि जब ग्रुप की बात हो रही है तो ग्रुप में बहुत सारे लोग होते हैं, ठीक है, और जब दूसरे लोग सामने होते हैं तो हमारी परफॉर्मेंस में डिफरेंसेस आते हैं, या तो हमारी परफॉर्मेंस ख़राब हो जाती है बहुत सारे लोगों को देख करके, या फिर जब हम देखते हैं कि हमारे साथ के सब लोग काम कर रहे हैं तो हम भी काम करने लग जाते हैं। तो जो लोगों का इन्फ्लुएंस है वो हमारे ऊपर होता है, हमारे ग्रुप का, हमारे खुद के ग्रुप का इन्फ्लुएंस हमारे ऊपर होता है। तो वो हम पढ़ेंगे कि किस तरीके का इन्फ्लुएंस होता है। बहुत से ऐसे टास्क होते हैं, ऐसे काम होते हैं जो हम ग्रुप में होते तो कर लेते हैं, लेकिन अगर अकेले होते तो नहीं करते। जैसे जब हम रेस्टोरेंट वगैरह में होते हैं
या फिर अपने घर में होते हैं, तो हमारे घर का जो बिहेवियर होता है और जो हम कहीं बाहर जा रहे हैं वो बिहेवियर अलग होता है। क्यों? क्योंकि हम लोगों के बीच में हैं। तो हम मैनरिज्म में, ठीक है, अच्छे से बिहेव करते हैं क्योंकि हमें पता होता है सब लोग हमें देख रहे हैं। अब इसमें 3 चीज़ें आती हैं, सोशल फैसिलिटेशन, सोशल लॉफिंग एंड डी इंडिविडुएशन। सबसे पहले हम पढ़ेंगे सोशल फैसिलिटेशन क्या है। सोशल फैसिलिटेशन का मतलब होता है द टेंडेंसी टू परफॉर्म डिफरेंटली व्हेन अदर्स आर प्रेजेंट, कि हमारी आदत होती है। सोशल फैसिलिटेशन का मतलब है कि हमारी आदत कि जब दूसरे लोग प्रेजेंट होते हैं तो हम डिफरेंट वे में परफॉर्म करते हैं, या फिर जो लोग होते हैं अगर हमें प्रेशराइज करें कुछ काम करने के लिए तो हम काम कर लेते हैं। परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट, कि जब दूसरे लोग प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, हमारे सामने होते हैं, उनकी प्रेजेंस में हमारा अराउजल इंक्रीज़ हो जाता है, यानी कि हम ज़्यादा अटेंटिव हो जाते हैं, जिसकी वजह से हम चीज़ें ज़्यादा अच्छे से लर्न करते हैं, या फिर हमारा सही रिस्पॉन्स आता है, या फिर हम लोग ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करते हैं, क्योंकि हमें पता होता है कि लोग हमें देख रहे हैं तो हमें अच्छा परफॉर्म करना पड़ेगा। तो ये परफॉर्मेंस इंप्रूव हो जाती है हमारी सोशल फैसिलिटेशन की वजह से। परफॉर्मेंस इम्पेयरमेंट, अब ये इस चीज़ का उल्टा भी हो सकता है कि दूसरों के प्रेजेंस की वजह से हम लोग क्या करते हैं कि हम अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाते, घबरा जाते हैं, अराउजल बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है, तो हम लोग क्या कर जाते हैं, घबरा जाते हैं, तो उसकी वजह से परफॉर्मेंस ख़राब भी हो सकती है। तो दूसरों की प्रेजेंस, हमारे ग्रुप की प्रेजेंस हमें पॉजिटिव और नेगेटिवली दोनों तरीके से इन्फ्लुएंस कर सकती है। अब इसके पीछे थियरी भी है इसको समझाने के लिए, ड्राइव थियरी। प्रेजेंस ऑफ अदर्स इंक्रीज अराउजल अफेक्टिंग परफॉर्मेंस, कि दूसरों की प्रेजेंस हमारे अराउजल को इंक्रीज़ कर देती है, और जैसे अराउजल इंक्रीज़ होता है तो हम लोग क्या करते हैं, हमारी परफॉर्मेंस इन्फ्लुएंस होती है, अच्छे वे में और बुरे वे में, दोनों तरीके से। फिर इसमें दूसरी थियरी डिस्ट्रैक्शन कन्फ्लिक्ट थियरी। प्रेजेंस ऑफ अदर्स कोज डिस्ट्रैक्शन लीडिंग टू कॉग्निटिव ओवरलोड, कि जब दूसरे लोग प्रेजेंट होते हैं तो उसकी वजह से हम डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, और उस डिस्ट्रैक्शन की वजह से हमारा कॉग्निटिव ओवरलोड इंक्रीज़ हो जाता है, यानी हमारे दिमाग पे लोड पड़ने लगता है और हमारी परफॉर्मेंस ख़राब होने लगती है। तो ये 2 थियरी से हमें सोशल फैसिलिटेशन यहाँ पे समझाया गया है। तो सोशल फैसिलिटेशन हमारा ग्रुप कंप्लीट हो गया। सेकंड ग्रुप की प्रोसेस में क्या आता है, सोशल लॉफिंग। सोशल लॉफिंग का मतलब होता है रिड्यूस्ड एफर्ट बाय इंडिविजुअल्स व्हेन वर्किंग इन अ ग्रुप, कि जब लोग ग्रुप में काम कर रहे होते हैं तो अपना इंडिविजुअल एफर्ट कम कर देते हैं। कि अगर आप कहीं किसी कॉन्सर्ट वगैरह में हो और बहुत सारे लोग हैं और सब तालियां बजा रहे हैं, ठीक है, सब क्लैपिंग कर रहे हैं, तो आप क्या करोगे, आप अपनी क्लैपिंग की जो इंटेंसिटी है या फिर आप क्लैप करना कम कर दोगे या बंद कर दोगे, क्योंकि आपको लग रहा है इतने सब लोग तो हैं, वो कर लेंगे, मैं क्यों करूँ। या फिर आप अपना इंडिविजुअल जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं या फिर एफर्ट को रिड्यूस कर दोगे, उसे सोशल लॉफिंग कहते हैं। इसके पीछे रीज़न क्या है, एंड द रीज़न बिहाइंड सोशल लॉफिंग इज बिलीफ दैट इंडिविजुअल एफर्ट इज लेस इंपॉर्टेंट रिलाइंग ऑन अदर्स टू अचीव द ग्रुप गोल। कि इसमें क्या है, सोशल लॉफिंग में क्या होता है कि हमें लगता है यार हमारे अकेले का इतना कोई रोल है नहीं। जैसे कोई स्टेज परफॉर्मेंस होती है, ठीक है, और स्टेज परफॉर्मेंस में जो सबसे मिडल में है, जो सबसे आगे बच्चे खड़े हुए हैं या फिर लोग खड़े हुए हैं, सब लोग उन्हीं को देखेंगे। तो जो बैकग्राउंड में है वो लोग इतना अच्छा डांस परफॉर्म नहीं कर रहे होते या फिर कुछ भी परफॉर्मेंस अपनी इतनी बेस्ट नहीं दे रहे होते, क्योंकि उन्हें लगता है कि यार हम तो इतने पीछे खड़े हैं, हमें तो कोई देखेगा ही नहीं, तो हम लोग अपनी इतनी ज़्यादा एनर्जी क्यों लगाए। तो वो सोशल लॉफिंग है कि अगर जो आगे वाले लोग हैं वो परफॉर्मेंस अपनी अच्छी करेंगे तो ग्रुप का गोल तो अचीव हो ही जाएगा, तो हम लोग को अपना इतना ज़्यादा एफर्ट लगाने की ज़रूरत नहीं है, तो हमें लेस इंपॉर्टेंट लगता है अपना एफर्ट, और हम लोग क्या करते हैं कि हम ग्रुप के ऊपर रिलाई कर जाते हैं कि जब पूरा ग्रुप है वो अच्छे से परफॉर्म करेगा तो हमारा ग्रुप गोल अचीव हो जाएगा। तो ये हो गई सोशल लॉफिंग। अब इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं कि अगर कोई एक बंदा ये सोच रहा है ग्रुप में कि अच्छा दूसरे लोग कर लेंगे, मेरे अकेले से क्या होगा, तो फिर भी चल जाता है। बट अगर सभी लोग ये सोचने लग जाए, अब इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं कि अगर ग्रुप के सभी मेंबर्स लॉफ करने लग गए, ठीक है, सोशल लॉफिंग करते हैं, तो उसकी वजह से क्या होगा, पूरी ग्रुप की परफॉर्मेंस को सफ़र करना पड़ेगा, पूरी ग्रुप की परफॉर्मेंस खराब हो जाएगी और कोई गोल अचीव नहीं होगा। अब यहाँ पर कुछ फैक्टर्स जो कंट्रीब्यूट करते हैं सोशल लॉफिंग में। सबसे पहले है फीलिंग डिस्पेंसिबल टू द ग्रुप, फीलिंग ऑफ अनफेयरनेस इन द ग्रुप, कि या तो हम ग्रुप पे इतने ज़्यादा डिपेंड हो जाते हैं कि हमें लगता है कि हाँ ये ग्रुप ही कर लेगा, सब कुछ हमें करने की ज़रूरत नहीं है, या फिर क्या होता है कि हमें लगता है यार सारी अटेंशन तो जो सबसे आगे लोग खड़े हैं या फिर दूसरे मेंबर्स को मिल रही है, हमें तो अटेंशन ही नहीं मिल रही, तो हम अपना एफर्ट इतना ज़्यादा क्यों करें। तो हमें जो अनफेयरनेस फील होती है उसकी वजह से हम अपने एफर्ट्स को रिड्यूस कर देते हैं, और फिर हमें लगता है कि चाहे पूरा ग्रुप को तो गोल मिल ही जाएगा ना, हमें भी मिल जाएगा अपने हिस्से का, लेकिन सारी अटेंशन या ज़्यादा अटेंशन या फिर ज़्यादा अचीवमेंट्स या ज़्यादा नीड्स फुलफिल दूसरे मेंबर्स की हो रही है, तो वही लोग ज़्यादा एफर्ट करेंगे, तो वो सोशल लॉफिंग हो गया। ये कुछ फैक्टर्स हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं, अफेक्ट करते हैं, कंट्रीब्यूट करते हैं सोशल लॉफिंग में। अब इस सोशल लॉफिंग को रिड्यूस कैसे करा जा सकता है, मेक इंडिविजुअल एफर्ट आइडेंटिफाइबल, कि हर एक इंडिविजुअल के एफर्ट्स को आइडेंटिफाई करा जाए, सबको इंपॉर्टेंस दी जाए, तो उसकी वजह से सोशल लॉफिंग रिड्यूस हो सकती है। कि अपने टास्क को लेकर के अपनी कमिटमेंट पूरी रखें कि अच्छा हाँ हमने बोला है ये काम करने के लिए, तो हम तो ये काम करेंगे, तो अपनी कमिटमेंट जो है इंक्रीज़ करनी है, और अपने टास्क को इंपॉर्टेंस देने की, अच्छा अगर मेरा टास्क है जिसको इतने ज़्यादा, अगर मेरा टास्क है अपने ग्रुप में जो पूरी परफॉर्मेंस होगी उसमें पीछे खड़े रहना है मुझे, और कोई ऐसी चीज़, कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट बजाना है जो सारी ग्रुप की साउंड में दब जाता है, ठीक है, इतना सुनाई नहीं देता, बट फिर भी वो भी इंपॉर्टेंट है,
तो उसकी इंपॉर्टेंस को बढ़ाना है, अपने टास्क की इंपॉर्टेंस को बढ़ाना है कि अगर मैं बैकग्राउंड में डांस कर रही हूँ तो वो भी, उसकी भी इंपॉर्टेंस है। प्रोवाइड परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स, प्रोवाइड परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स कि हमारी जो परफॉर्मेंस है, फिर किसी भी पर्सन की परफॉर्मेंस है, उसको स्टैंडर्डाइज करा जाए, ठीक है, उसे एक स्टैंडर्ड दिया जाए, उसे भी अपना स्टेटस या फिर उसको भी अनफेयरनेस फील ना हो। बेसिकली जब अनफेयरनेस फील नहीं होगी, हर एक टास्क को इंपॉर्टेंस दी जाएगी, हर एक इंडिविजुअल की नीड्स फुलफिल होगी ग्रुप में, तो सोशल लॉफिंग रिड्यूस हो जाएगी। तो हमने जो हम ग्रुप प्रोसेसेस के बारे में पढ़ रहे हैं कि ग्रुप किस तरीके से प्रोसेस करता है, किस तरीके से इन्फ्लुएंस करता है इंडिविजुअल बिहेवियर को, तो पहला हमने पढ़ा था सोशल फैसिलिटेशन, दूसरा हमने पढ़ा सोशल लॉफिंग, और अब लास्ट हम इसमें पढ़ेंगे डी इंडिविडुएशन। डी इंडिविडुएशन ये एक ऐसी साइकोलॉजिकल स्टेट होती है जिसमें कोई एक इंडिविजुअल ग्रुप के बीच में रह करके या क्राउड के बीच में अपनी पर्सनल आइडेंटिटी, अपनी सेल्फ अवेयरनेस को खो देता है। उसे हम डी इंडिविडुएशन बोलते हैं। डेफिनेशन क्या है इसकी कि अपनी सेल्फ अवेयरनेस को रिड्यूस कर देना या फिर पर्सनल आइडेंटिटी का रिड्यूस हो जाना, अपनी अवेयरनेस का कम हो जाना क्राउड के बीच में। हैपन्स इन लार्ज क्राउड्स वेयर इंडिविजुअल फील एनोनिमस। ये ज़्यादातर जब बहुत ज़्यादा भीड़ होती है उस टाइम पर ऐसा होता है कि अगर जैसे अगर कोई बच्चा मेले में गया है, उसने बहुत सारी क्राउड देखी और वो उसमें खो गया, अपने पेरेंट्स से अलग हो गया, अब उसको नहीं पता कि उसे किस डायरेक्शन में जाना है, तो वो ज़्यादातर यही देखेगा कि यार पूरी सब लोग, मैक्सिमम लोग किधर जा रहे हैं, तो वो भी उसी डायरेक्शन में जाने लग जाएगा, क्योंकि उसे खुद को नहीं पता कि उसको क्या करना है। ये बहुत बेसिक सिंपल सा एग्जाम्पल से मैं समझा रही हूँ कि क्या होता है ऐसी सिचुएशन में, आप क्या फील करते हो। और जैसे मॉब लिंचिंग होता है, उस सिचुएशन में भी लोग क्या करते हैं कि अगर वो लोग अकेले हों तो किसी के ऊपर लड़ाई नहीं करेंगे, या फिर किसी के साथ कुछ गलत नहीं करेंगे, या फिर कुछ ऐसा नहीं करेंगे जो कि इलीगल हो सकता है। बट जब ग्रुप बहुत सारे लोग एक ही काम कर रहे हैं तो वहाँ पे क्या होता है कि जो दूसरे मेंबर्स हैं वो भी कभी कभी अपनी आइडेंटिटी खो देते हैं, अपनी सेल्फ अवेयरनेस खो देते हैं, और कुछ ऐसा काम करते हैं जो शायद सब लोग कर रहे हैं, पूरा ग्रुप कर रहा है, और अगर वो अकेले होते तो ना करते। बट वो अपनी आइडेंटिटी, अपनी पर्सनल आइडेंटिटी और अपने बिहेवियर को कि जो वो यूजुअली करते हैं या जो सोचते हैं वो छोड़ करके जो सारा ग्रुप कर रहा है उसी के पीछे पीछे वो भी चलते जा रहे हैं, वही काम कर रहे हैं। वो डी इंडिविडुएशन है। ऐसी साइकोलॉजिकल स्टेट को जब आप अपनी सेल्फ अवेयरनेस को खो देते हैं और वो काम करते हैं जो बाकी सब लोग कर रहे हैं, उसे डी इंडिविडुएशन कहा जाता है कि आप अपनी इंडिविजुअलिटी से हट जाते हैं। अब इसमें बिहेवियर चेंजेस आते हैं। पीपल में एक्ट इन वेज दे वुडेंट व्हेन अलोन, कि लोग ज़्यादातर ऐसा काम करने लग जाते हैं जो वो अकेले में कभी ना करते, बट ग्रुप है, इतना बड़ा क्राउड है जो एक काम कर रहे हैं तो वो भी करते जा रहे हैं। मोर लाइकली टू फॉलो क्राउड नॉर्म्स, कि जो सारे लोग कर रहे हैं, जो पूरी भीड़ करते जा रही है, भेड़ चाल चलना, ठीक है, वही सब कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल कि अगर कोई क्रिकेट मैच है और जो क्राउड का नॉर्म है कि उन्हें चीयर करना है टीम के लिए, तो वो जो कोई एक पर्सन बैठा है वो भी करने लग जाएगा। बेशक उसे क्रिकेट का कोई शौक नहीं है, बट उसके फ्रेंड्स हैं या फिर बहुत पूरी क्राउड है जो ये सब काम कर रही है, तो वो भी वही करने लग जाएगा। पीपल फील लेस रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर एक्शंस इन अ क्राउड, कि लोग ज़्यादातर क्या सोचते हैं कि अगर हम भीड़ में हैं तो सब लोग ये काम कर रहे हैं तो हमने भी कर दिया तो क्या दिक्कत होगी, तो अपने आप को लेस रिस्पॉन्सिबल समझते हैं हम उस सिचुएशन में जब हम क्राउड के बीच में होते हैं। इसके बहुत सारे नेगेटिव इफेक्ट्स भी होते हैं, कुछ पॉजिटिव इफेक्ट भी होते हैं। सबसे पहले नेगेटिव इफेक्ट पढ़ते हैं। कैन लीड टू वाइल्ड, अनरिस्ट्रेन्ड एंड एंटी सोशल बिहेवियर, जैसे मैंने मॉब लिंचिंग के बारे में बताया। और भी ऐसे बिहेवियर होते हैं कि क्राउड के बीच में जो लोग कर लेते हैं कि बहुत सारी भीड़ है, एक ही काम कर रही है कि सामान तोड़ रहे हैं, ठीक है, कोई सरकार की तरफ से गुस्सा है तो क्या कर रहे हैं, हॉस्पिटल्स को तोड़ रहे हैं, रोडों को तोड़ रहे हैं, ठीक है, पब्लिक प्रॉपर्टी को ख़राब कर रहे हैं। एक अकेला इंडिविजुअल नहीं करता ये काम, बट पूरी भीड़ यही काम कर रही है तो वो लोग, अकेले भी लोग यही काम कर रहे हैं। तो ऐसे कुछ नेगेटिव इफेक्ट्स भी इसके देखे जाते हैं डी इंडिविडुएशन के। पॉजिटिव इफेक्ट्स इसके क्या होते हैं कि अगर आपने देखा रोड पे कि किसी को मदद की ज़रूरत है और आप अकेले खड़े हो और आपको नहीं पता, और आप देख रहे हो कि अच्छा पूरी भीड़ जो सब लोग, या फिर कोई नेचुरल क्लाइमिटी हो गई, तो उस सिचुएशन पे आपको नहीं समझ में आ रहा क्या करना है, और आप देख रहे हो कि सब लोग क्या करें, एक दूसरे की मदद कर रहे हैं, तो आप भी उनकी मदद करने लग जाओगे इमरजेंसी में। तो ये इसके कुछ पॉजिटिव इफेक्ट्स भी होते हैं, कुछ नेगेटिव इफेक्ट्स भी होते हैं। तो ये था डी इंडिविडुएशन। तो हमने जो भी ग्रुप प्रोसेसेस में 3 बिहेवियर हमने स्टडी करे, हमने समझे। सोशल फैसिलिटेशन हमने पढ़ा, एक डी इंडिविडुएशन पढ़ा, और हमने पढ़ा सोशल लॉफिंग। तो तीनों जो बिहेवियर थे हमारे ग्रुप प्रोसेस के, सोशल फैसिलिटेशन, सोशल लॉफिंग, सोशल इंडिविडुएशन, ये सब हमने कवर कर लिया। तो आज की वीडियो में हमने स्टेजेस ऑफ ग्रुप फॉर्मेशन, ग्रुप इफेक्टिवनेस और ग्रुप प्रोसेसेस, ये तीनों टॉपिक हमारे कवर हो गए हैं। तो टोटल 6 टॉपिक्स हमारे इस यूनिट के कवर हो गए हैं जो हमने समझे। आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगी, सारे टॉपिक्स अच्छे से समझ में आए हो अब तक हमने जितने भी कवर करे हैं। और अगर कोई भी ऐसा टॉपिक होता है जो आपको अब तक नहीं समझ में आया तो आप कमेंट सेक्शन में लिख करके बता सकते हैं, या फिर टेलीग्राम पर भी मुझसे पूछ सकते हैं। और इस यूनिट की पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। टेलीग्राम का लिंक आपको अबाउट सेक्शन में या फिर जो डिस्क्रिप्शन है उसमें मिल जाएगा, तो आप वहाँ से जा सकते हैं, चेक कर सकते हैं। और वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, चाहे वो दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स या फिर इग्नू के ही स्टूडेंट्स हैं, सबके लिए ये टॉपिक सेम ही रहते हैं मोस्टली। सोशल साइकोलॉजी या फिर सारे ही जो साइकोलॉजी की बुक्स हैं मोस्टली सेम रहती है, सब में सेम ही टॉपिक्स होते हैं। तो कोई भी इन वीडियोज़ को देख सकता है अपने एग्जाम्स के लिए। तो प्लीज़ वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
हैं।